हाँ, सो वीबीटी एंड उसकी लिमिटेशंस के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी. ओके, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थियरी. ओके, अगेन यहाँ पर भी मैं पहले से बता दूं कि कुछ भी पक्का है नहीं, कुछ भी पक्का नहीं है. ओके, ये सब एजम्पशंस के बेस पे. क्यों? क्योंकि एक थियरी कुछ समझा रही है, एक थियरी बोल रही है कि यहाँ से तुम्हें शेप पता चलेगा और यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि लिगेंड जुड़ रहा है. एक थियरी बता रही है कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, एक थियरी बताएगी कि उसका कलर क्या है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता चलेगी अलग अलग थियरी के अकॉर्डिंगली, लेकिन अलग अलग थियरी के लिमिटेशंस भी है, इसीलिए इसको थियरी बोल रहे हैं. इट इज नॉट द लॉ. ओके, कि ऐसा कोई 100% के भाई नहीं ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये सेंट्रल एटम है और ये लिगेंड आएंगे तो वो पैरामैग्नेट ही बनेगा, कोई ऐसे पक्का बोल सकता नहीं. डन. ओके, तो दैट इज द केस. इसकी भी लिमिटेशंस देखेंगे हम, बट पहले थियरी तो समझेंगे क्या है. थियरी तो क्या है, ये थियरी स्टार्ट होते ही इसके पहले का सब कुछ ऐसे क्रॉस कर देती है. क्या यहाँ पे ये मान ही नहीं रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं. यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं ऐसा मान ही नहीं रहे. तो क्या मान रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ हम मान रहे हैं कि जैसे कि क्रिस्टल, देखो नाम देखो क्रिस्टल, तो क्रिस्टल मतलब जैसे कि सॉल्ट को क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होता है सॉल्ट NaCl. तो Na+Cl- एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं. कौन से फोर्स से? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जा रहे हैं. मतलब एक दूसरे के एकदम नजदीक आ गए ये आयन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और एकदम नजदीक आ गए, और वो नजदीक आ गए उसी को हमने क्रिस्टल बोल दिया. तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में तो हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो तो पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, और जो हमारा लिगेंड है वो लिगेंड क्या होगा? वो तो एनायन होगा या न्यूट्रल होगा. एनायन होगा तो नेगेटिव चार्ज है ही, लेकिन अगर न्यूट्रल हुआ जस्ट लाइक H2O, जस्ट लाइक NH3, तो H2O में भी O के पास लोन पेयर ऑफ से नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, NH3 में भी नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम में. मतलब अगर ये सेंट्रल एटम पॉजिटिव है नेगेटिव एक दूसरे के नजदीक आएंगे बाय द अट्रैक्शन फोर्सेस और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे. यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं कि अभी तक हमने क्या बात की, सेंट्रल एटम के पास क्या है? ऑर्बिट है, और लिगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है. तो सेंट्रल एटम की ऑर्बिट में ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन डाल के बॉन्डिंग कर रहे हैं. यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं. जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन है अपने 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 पास रखो, लेकिन अपने 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 पास रखने के साथ साथ एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो उनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा. वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही कंपाउंड बना हुआ है, ऐसा बोल रही है क्रिस्टल फील्ड थियरी. तो पहले ये तो समझ ले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या बोल रही है कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है वो जस्ट लाइक NaCl, Na+Cl- जैसे एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ के क्रिस्टल बन गया, सॉल्ट बन गया, वैसे ही यहाँ पर कैटायन है जो हमारा से कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है जनरली. ओके, तो कैटायन है हमारा एलिमेंट है, हमारा मेटल है, और एनायन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिगेंड हमारा न्यूट्रल है तो उसमें भी से NH3 होगा तो नाइट्रोजन है, H2 होगा तो वो है. कोई भी न्यूट्रल लिगेंड हो उसमें एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही जिसके पास नॉन बाउंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में डालने हैं ऐसा कोई केस नहीं है. इसके पास अपना चार्ज है, इन लोग के पास अपना चार्ज है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ रहे हैं और वो कंपाउंड बना रहे हैं. इतना बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी. वो जुड़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से और जुड़ रहे हैं, और जो कंपाउंड बन रहा है उसी को बोल दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यहाँ पर क्रिस्टल मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑर्बिट और लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके पास जगह है, इसके पास कार है, उसने आके अपनी कार यहाँ पर पार्क कर दी. वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ, मतलब कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वर्नर ने बोला था वो. लेकिन यहाँ पर वो बात ही नहीं है. वो बात ही नहीं है कि तुम्हारी ऑर्बिट और हमारा इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं. तुम्हारी ऑर्बिट तुम्हारे पास, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, लिगेंड का भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट उसके पास. सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड है उसके पास नेगेटिव चार्ज, दोनों अट्रैक्ट हो गए, कंपाउंड बना दिया, दैट्स इट.
ये कह रहा है क्रिस्टल फील्ड थियरी। समझ में आ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूनिटी में इलेक्ट्रॉन पीछे पैर में रहने का तो रेडिएशन छोड़ेगा नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल पे जा रहा है। अगर डी में से वो एस में चला जाता, यहां से यहां एस में चला जाता, अभी 3D में था, वो हायर एनर्जी लेवल है, और फिर एस में चला जाता तो वो लोअर एनर्जी पे चला जाता। तो मतलब n इज इक्वल्स टू 1, फिर n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 की एनर्जी n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी से ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा से कम में जाता, तो ज्यादा से कम में रेस छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये d ऐसे जंप करके जा रहा है तो वो सारी की सारी d तो क्या थी हमारी, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, क्योंकि सारी की सारी जो d ऑर्बिटल्स है वो तो सेम एनर्जी लेवल पे है, सारी की सारी जो p ऑर्बिटल्स है वो भी सेम एनर्जी लेवल पे है। s की तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, और सारी की सारी जो f है जिसके बारे में तो अभी भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन हमें पता है कि 7 ऑर्बिटल्स है उसकी, और टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें भर सकते हैं 14। डन। तो वो अंदर अंदर ही अगर जंप कर रहे हैं तो उसमें रेज रिलीज नहीं होंगी। डन। लेकिन पूरा का पूरा ऑर्बिट ही चेंज कर दिया, एस में से पी में आ गए, डी में से एस में आ गए, डी में से पी में आ गए, तो रेस छोड़ के ही जाना पड़ेगा। डन। ओके। और सर ये Ti+3 हमने जैसे बनाया तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे वो? हाँ, और जाएंगे तो रेडिएशन वो छोड़ेंगे नहीं। गुड क्वेश्चन। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे निकाले हैं? हमने पहले Ti+3 ले लिया। जैसे कि सोडियम है हमारे पास, सोडियम है तो सोडियम होता है हमारा 11 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने उसको हीट दी तो वो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और वो बन गया Na+। अब हम ये Na+ का यूज कर रहे हैं कहीं पर भी, ये इलेक्ट्रॉन गया किसके पास गया हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे वो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सोडियम मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये सोडियम मेटल है उसमें अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें नहीं है, वो तो छोड़ दिया उसने, टाटा बाय बाय। अभी ये Na+ बन गया है। डन। ये Na+ बना, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होगा कि जो हमारे एनायंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग मतलब अट्रैक्टिंग, ओके, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है और Cl है, तो Cl के पास 17 है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो 18, तो वो स्टेबल बन गया। समझ में है? तो वो भी रेज रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं? अगर रेज रिलीज कब होता जब सोडियम है, सोडियम की तुमने 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसा लिख दिया। अब ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन तुम उसको डाल रहे हो कहां पर? कहीं पे 1s में डाल रहे हो, 2s में डाल रहे हो, 2p में डाल रहे हो। अगर वहां जा रहा है अपने ही में तो ही रेज रिलीज होगा। लेकिन ये हम रिलीज कर रहे हैं, Na+ बना दिया, मतलब ये जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो हमने छोड़ ही दिया एटॉम से बाहर। यस, एटॉम से बाहर, एटॉम से ही बाहर कर दिया। अब उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, डाइवोर्स हो गया, खत्म। डन। ओके। अब वो इलेक्ट्रॉन का क्या? वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको चाहिए ले लेगा। ओके। मतलब कोई सॉल्ट है उसको चाहिए, कोई हमारा से Cl है, हमारा सपोज फ्लोरीन है, जिसको भी ले, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बोला मुझे तो 2 चाहिए, तो कहीं से 2 उठा लेगा और वो स्टेबल बन जाएगा। अंडरस्टूड? ओके चलो। हाँ, क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो क्रिस्टल फील्ड भी समझ में आ गया। यहाँ पर हम वर्नर की कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड से ऑर्बिट और इसका इलेक्ट्रॉन लिगेंड के अंदर घुस रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके चलो। So the crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between the metal ion and the ligand. मतलब purely electrostatic मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे ही है। वही जुड़ रहे हैं और अट्रैक्शन से जुड़ रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं। ओके। Ligands are treated as point charge in case of anion और point dipoles in case of neutral molecules। मतलब लिगेंड को पॉइंट चार्ज डिस्कस करते हैं। ये कुछ नहीं, पॉइंट चार्ज मतलब ऐसे डॉट से डिनोट करेंगे किसको? लिगेंड को।
और लिगेंड में क्या होगा, एनायन और से न्यूट्रल। तो एनायन होगा तो माइनस है ही, लेकिन वो माइनस को हम डॉट बता देंगे। और अगर न्यूट्रल हुआ तो न्यूट्रल में भी वैसा कोई एटॉम तो होगा ही जिसके पास नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हम डॉट से दिखा देंगे। डॉट से दिखाना है इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना। अच्छा, then the 5d आगे the 5d orbitals is an isolated gaseous metal atom ion have the same energy। अभी जो हमने डिस्कस किया वो कि जो 5d ऑर्बिटल है वो सारी की सारी सेम एनर्जी पे होगी, 5p ऑर्बिटल्स है वो भी सारी की सारी सेम एनर्जी पे होगी, 7f ऑर्बिटल्स है वो भी सारी की सारी सेम एनर्जी पे होगी। तो वही चीज बताई, दे आर डीजनरेट। यहाँ पे ये जो 5d ऑर्बिटल्स है ना वो डीजनरेट हो रही है। डीजनरेट हो रही है मतलब सेम एनर्जी लेवल पे थी, और डीजनरेट होना, जनरेट होना मतलब नई पैदा होना, जनरेट मतलब नई पैदा होना, और डीजनरेट मतलब क्या, खत्म हो जाना। खत्म तो नहीं हुई लेकिन उनका एक कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम एनर्जी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये जो डी ऑर्बिटल्स है हमारी 5, उसकी सेम एनर्जी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डीजनरेट हो गई। सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स जनरेट होना, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में देखो, हाइब्रिडाइजेशन में सारी की सारी जितनी भी ऑर्बिटल है सब कोई सेम एनर्जी पे आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सेम एनर्जी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट हुई। यहां पर हम क्या बोलेंगे, सेम एनर्जी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स डीजनरेट हुई। कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग सिंपल है कि हमारी 5d ऑर्बिटल्स है, ये 5d जो 5d ऑर्बिटल्स है, 5d की बात नहीं कर रहा हूं, 3d 4d 5d वो 5d नहीं, लेकिन जो 5 हमारे पास d ऑर्बिटल्स में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास है, और टोटल उसमें 5 में एक में 2 जा सकते हैं। ओके, अबव पॉली हुन पॉली के अकॉर्डिंगली 2 जाएंगे, तो एक में जो 2 जा सकते हैं मतलब 5 में टोटल कितने जाएंगे, 10 जाएंगे। ये सारे के सारे कौन सी एनर्जी लेवल पे है, सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं आइडियली। अब वो लोग जब ये लिगेंड सेंट्रल एटम के पास आ रहा है तब क्या होगा, तब वो लोग डीजनरेट होंगे। कौन डीजनरेट होंगे, सेंट्रल एटम की जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी ऑर्बिटल जो है वो सेम एनर्जी पे है, वही डीजनरेट होंगे। डीजनरेट होंगे मतलब सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे, दैट्स इट। ओके, सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे, तो मतलब सपोज 2 की एनर्जी बढ़ गई और 3 की एनर्जी कम हो गई, या 3 की एनर्जी बढ़ गई और 2 की एनर्जी कम हो गई, डन। यही है डीजनरेट। डीजनरेट का मीनिंग समझ में है, ओके चलो, तो डीजनरेट हो जाएंगे। दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड्स द मेटल एटम और आयन। मतलब क्या है कि ये जो डीजनरेसी है वो मेंटेन की जाएगी इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, मतलब कि सिमेट्रिकल है, सब जगह से सिमेट्रिकल है, वैसा होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस वाली सिमेट्रिकल फील्ड होगी तो ये डीजनरेसी को हम मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन मतलब कि हाँ चलो इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि कंपाउंड बने ही ना। ओके, वो भी देखते हैं कि कैसे करना है। However, when this negative field is due to the ligands, ये डी ऑर्बिटल की बात चल रही थी, तो डी ऑर्बिटल तो किसमें, सेंट्रल एटम की बात चल रही है, लेकिन अब बोल रहे हैं however when this negative field is due to the ligands, अगर लिगेंड्स के अंदर वाले लिगेंड्स है, लिगेंड जो आ रहा है उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स तो है, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वो रिपल्शन भी क्रिएट कर सकता है ईदर एनायंस और नेगेटिव एंड्स ऑफ द डाइपोल मॉलिक्यूल्स लाइक NH3 और H2O in a complex. It becomes asymmetrical and degeneracy of the d orbitals is lifted. Degeneracy, बट ये सब कुछ अच्छे से समझेंगे, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं तुम्हें, अभी समझेंगे क्या बोल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, नेगेटिव फील्ड की वजह से भी ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, ये जो डीजनरेसी है इज लिफ्टेड मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी। कम हो, डीजनरेसी होती है वो तो पता चल गया। डीजनरेसी मतलब क्या, डीजनरेसी मतलब जो डी ऑर्बिटल्स है 5 वो सेम एनर्जी लेवल पे है, वो सेम एनर्जी लेवल पे ना रहे उसको ही बोलते हैं डीजनरेट होना, उसको ही बोलते हैं डीजनरेसी। डन। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि डीजनरेट होना क्या है और डीजनरेसी क्या है, वही दोनों सेम ही चीज है। लेकिन अब ये होगा कब, ये डीजनरेसी कब क्रिएट होगी, तो ये 2 तरीके से क्रिएट होगी। कौन से 2 तरीके से, या तो
सेंट्रल एटम के पास बहुत 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 ज्यादा प्लस चार्ज हो, बड़ा कैटायन, डन। तो ये डीजेनरेसी, ये बहुत ज्यादा प्लस चार्ज हो, एक तो वो। दूसरा, ये जो लिगेंड है, लिगेंड, उसके पास भी चार्जेस है, मतलब उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो होगा क्या, और वो कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अगर सेंट्रल एटम का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो होगा क्या? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन तो भर के ही हो गए उनके पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये सेंट्रल एटम के पास आएगा, ये सेंट्रल एटम है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए मस्त वाला नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए वो नजदीक आए। अगर वीक होता थोड़ा बहुत आता, नहीं हो रहा है, चल जाने दो, ऐसे वीक होता तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो नजदीक आएगा 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 आएगा। और इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए, अभी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जा रहा है? रिपल्शन। ये ऐसे 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 कांपने लगेगा जब ऐसे नजदीक आ रहे हैं। ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है, ऐसे नजदीक आए ऐसे कांपने लगे और ऐसे वाइब्रेट होने लगेंगे, और इतने ज्यादा होंगे कि ऐसे धड़म। ये धड़म मतलब, ये धड़म क्या हुआ? ये धड़म ही हुआ क्या? डीजेनरेसी। मतलब क्या? दूर चले गए एक दूसरे से, ओके। ये दूर चले गए एक दूसरे से मतलब कौन दूर चले गए? ये जो सेंट्रल एटम की डी ऑर्बिटल्स थी, जो सारी की सारी सेम एनर्जी लेवल पर थी, उसमें से ग्रुप्स बन गए, दो पार्ट बन गए। मतलब यहाँ पे ऐसे 5 है, 2 ऐसे हो गए और 3 ऐसे हो गए, ऐसे लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ये 5 साथ में थे, तो ये 3 और 2 के ग्रुप कैसे बन गए? अरे ये नजदीक आए ना, वो रिपल्शन की वजह से। फिर से समझ में आया? वही मैं डिटेल्ड में समझाने की ट्राई कर रहा हूं। क्या हुआ? डीजेनरेसी मतलब सेम एनर्जी लेवल की जो डी ऑर्बिटल्स है, वो सेम एनर्जी पे ना रहना बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उसी को बोलते हैं डीजेनरेट होना, और वो प्रोसेस को डीजेनरेसी बोल देते हैं। अच्छा, अब ये कब होगी डीजेनरेसी? तो डीजेनरेसी या तो बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। डीजेनरेसी मतलब ये रिपल्शन बहुत बड़ा होगा या तो छोटा सा होगा। बहुत बड़ा कब होगा, पहले वो बात करते हैं। तो बहुत बड़ा कब होगा? जब मेरे पास बहुत ही हैवी वाला सेंट्रल एटम है, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज वाला, +6 +7 इतना ज्यादा, ओके। +1 2 की बात नहीं चल रही है, ऐसे मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इन शॉर्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब नजदीक आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? ये डी ऑर्बिटल्स फैल गई, स्प्रेड हो गई, ग्रुप में बढ़ गई, 2 और 3। यही है डीजेनरेसी। डन? अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो हमने बोला डीजेनरेसी, ग्रुप में बढ़ जाना। तो अगर वीक लिगेंड होता तो भी होता, वीक लिगेंड होता तो भी होता। लेकिन अभी ऐसा समझो, ये सेंट्रल एटम तो उतना है ही, हैवी वाला ही है, चलो, लेकिन ये लिगेंड अभी चेंज हो गया। जैसे हमने वीबीटी में समझा कि लिगेंड कैसा है, लायन है या कुत्ता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलती थी, पेयरिंग हो रही है या अनपेयर्ड रह रहा है। वैसे ही यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग में क्या हुआ वो तो हमने देख लिया, वीक आ रहा है, बस अब और नजदीक नहीं जाएगा, स्ट्रॉन्ग जितना नजदीक नहीं जाएगा, क्योंकि इसने तो थोड़ा रिपल्शन, बस हो गया। तो ये थोड़े में ही ये क्या कर देगा? डीजेनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी 2 ग्रुप हो जाएंगे, ग्रुप दोनों में हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग में भी हो रहे हैं और वीक में भी हो रहे हैं। लेकिन ये वीक होगा तो उसमें जो गैप निकलेगा ना, ये 2 ग्रुप हो गए, मतलब समझो ये 2 हैंड, ये पाम है, ये मतलब ऐसा समझो 5 के 5 है, ओके। ये 5 की 5 डी ऑर्बिटल्स ऐसी है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया और बहुत ज्यादा बड़ा कैटायन है हमारा सेंट्रल एटम, तो वो क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया। डीजेनरेट होके क्या करेंगे? 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, एक हायर लेवल पे चली जाएगी और एक लोअर लेवल पे चली जाएगी। डन? अच्छा, अब अगर वीक लिगेंड आएगा तो भी ऐसा होगा, फिर भी डीजेनरेट होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब ऐसा किसी में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, वो बड़ा छोटा तो अभी हम देखेंगे, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि एक में ज्यादा हो रहा है और एक में कम हो रहा है, इतना ही बताना। बड़ा छोटा कैसे होगा, किस में बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग में बड़ा होगा या वीक में गैप बड़ा होगा, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी लेवल। लेकिन होगा क्या? डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है तो कुछ अलग लेवल है एनर्जी लेवल,
मतलब अलग एनर्जी अब सबकी सेम है नहीं, एक हायर एनर्जी पे है, एक लोअर एनर्जी पे है। तो और ये जो पार्टिसिपेशन हुआ, ये जो सेपरेशन हुआ, वही है डीजनरेसी। डन। अब ये कैसे होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा चलो, हाँ, so it becomes asymmetrical and degeneration of the d orbital is lifted. It results in the splitting of the d orbitals. तो splitting हो जाएगी d orbitals की. The pattern of splitting depends upon the, देखो splitting depends upon the nature of the crystal field. मतलब ये crystal field जो बनेगी, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड से जो भी बनेगी crystal field, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। मतलब मैंने बताया ना कि वो चलो मान लो कि सेंट्रल एटम सेम ही है लेकिन लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है। तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, वहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक तो था वीबीटी में, लेकिन वहां पे पेयरिंग और अनपेयर्ड की बात चल रही थी। ओके, फिर वापस वहां तो केस वही होने वाला है, कौन सा, इसके पास ऑर्बिट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है और घुस गए, केस तो वही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो घुसने की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो सिंपली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, वही कंपाउंड बन गया। डन। ओके, तो वो चीज बता रहे हैं। लेट अस एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स। तो अलग अलग क्रिस्टल फील्ड्स में ये हम समझते हैं। ओके, तो ये एक गिवन है और से दूसरा पार्ट कहाँ गया, ये वन लिखा हुआ, ये रहा बी वाला। अच्छा ओके, अच्छा तो एक और दो ऐसे अलग अलग गिवन है, तो क्या करें हम एक ही में ले लेते हैं। डन। तो यही पे थियरी कंटिन्यू ही रखते हैं। ओके चलो, सो ये समझ गए। अब क्रिस्टल फील्ड हम समझ रहे हैं, ये जो स्प्लिटिंग होने वाली है वो अभी हम समझते हैं, लेकिन समझ तो गए ना डीजनरेसी क्या है, स्प्लिटिंग क्या है। ओके चलो, तो पहला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी ले रहे हैं, उसमें कैसे होगा। इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद 6 लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल एटम और आयन, there will be repulsion between the electrons in the metal d orbitals, okay, and the electrons of the ligands. Repulsion होगा, simple. Such a repulsion is more, ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव भी ज्यादा है और लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, more when the metal d orbital is directed towards the ligand than when it is away from the ligand. मतलब directed towards the ligand होगा, ये मेटल है तो लिगेंड की तरफ डायरेक्टेड है तो ज्यादा ही लगेगा ना भाई, ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो ज्यादा नजदीक आएंगे, और ज्यादा नजदीक आएंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा। ज्यादा नजदीक आएंगे तो जितने ज्यादा नजदीक आएंगे रिपल्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं टुवर्ड्स द लिगेंड, कहां गया, is more. Okay, thus the dx square minus y square and dz square orbitals which point towards the axis along with the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in the energy, and dxy, dyz and dxz orbitals which are directed between the axes will be lowered in the energy relative to the average energy in the spherical crystal field. क्या बोला इतने बड़े सेंटेंस में, इतने बड़े सेंटेंस में समझने के लिए हमें डी ऑर्बिटल्स के शेप को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, जो हमने 11th में डिस्कस किया था। क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, सपोज मान लो ये है मेरा x और ये है मेरा y, तो क्या होगा अगर मुझे dxy बनाना है तो ये देखो डन। तो ये x और y के बीच में है, x और y के बीच में है, ये भी x और y के बीच में है, ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y है, ये भी x और y के बीच में है, तो ये है हमारी कौन सी dxy। डन। वैसे ही क्या होगा, ये x ना होके z होगा, इसे वर्टिकली z दिखा दो। डन, वर्टिकली दिखाना पड़ेगा, 3D को 2D में दिखा रहे हैं तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो dxy ऐसे हो गई। अभी dyz में y और z के, इसमें सिर्फ यहाँ पे x को निकाल के तुम z कर दो, दैट्स इट, और फिर सेम ड्रॉ कर दो, चलेगा वो भी। ओके, तो दूसरा हो गया हमारा dyz और तीसरा हो गया हमारा dxz। ये तीन तो हो गए जहां पे बीच में है शेप, उनका शेप, ये ऑर्बिटल का शेप है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऐसे दो आ जाएंगे अंदर, खत्म बात। अंडरस्टूड। अच्छा, दूसरे जो दो है हमारे वो कौन कौन से है, dx² माइनस y²। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पर्टिकुलरली से ये x है और ये y है, ऑर्बिटल के ऊपर ही, मतलब ये एक्सिस है हमारी, उसके ऊपर ही हमारी ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है।
हो गई एक, यस हो गई दो, ऐसे है। और तीसरा डी जेड स्क्वायर, ऐसे है, ये एक्स है और ये से जेड है। डन, समझ में आया? तो ये टोटल हमारी 5 है, ऐसी 1 2 3, जिसमें दो एक्सिस के बीच में हमारी ऑर्बिटल्स है और दूसरी दो कैसी है, एक्सिस के ऊपर हमारी ऑर्बिटल है, यहां पर भी और यहां पर। समझ में आ गया? अब ये सारी की सारी डी ऑर्बिटल्स है, सारी की सारी सेंट्रल एटॉम की है। डन, चलो अब यहां पर हम समझते हैं कि अगर मेरा लिगेंड आ रहा है, और लिगेंड आ रहा है कौन से, मतलब लिगेंड एक्सिस पर आ रहा है, कहां आ रहा है, एक्सिस के टुवर्ड्स में आ रहा है। ओके, तो जैसे कि यहां है, तो यहां पे लिगेंड आ रहा है ऐसे, हाँ ऐसे भी आ रहा है और एक ऐसे भी आ रहा है, तो ऐसे आया और ऐसे आया लिगेंड, ऐसे 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 आया। अब जैसे ही लिगेंड आया, लिगेंड आके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्ड बना नहीं ना, खाली नहीं है, वो भरी हुई है। अच्छा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो लिगेंड आ रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और ये सेंट्रल एटॉम है, सेंट्रल एटॉम के बीच में रिपल्जन होगा। रिपल्जन सबसे ज्यादा कब होगा भाई, वो लोग लिगेंड एक्सिस पे आ रहे हैं, एक्सिस पे आ रहे हैं, तो यहाँ रिपल्जन सबसे ज्यादा, यहाँ पर भी रिपल्जन सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ऐसा समझो कि ये है मेरा लिगेंड, वो आ रहा है, तो यहाँ आ गया, देखो साथ में हो गया, रिपल्जन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे यहाँ आ रहा है तो रिपल्जन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आया तो रिपल्जन कम होगा, क्यों, वहां पे ऑर्बिट है ही नहीं, ऑर्बिटल है ही नहीं। डन, ओके, वो ऑर्बिटल कहाँ है, वो ऑर्बिटल वहां है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। डन, तो जब सिमेट्री, अभी जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल की बात कर रहे थे वो ये थी, इतना समझ में आ गया। और फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ शेप याद कर रहे हैं हम, 11th का कंसेप्ट याद किया कि शेप कैसे होते थे डी ऑर्बिटल के। तो डी एक्स वाई को हम लिखते थे एक्स और वाई के बीच में ऑर्बिटल होगी, डी वाई जेड को लिखते थे वाई और जेड एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल होगी, डी जेड एक्स को लिखते थे हम जेड और एक्स एक्सिस के बीच में हमारी ऑर्बिटल्स होगी। अच्छा, फिर दूसरी दो होगी कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल होगी, और डी जेड स्क्वायर मतलब जेड एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल होगी। इतना तो हमें पता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अगेन दैट सिमिलर सेंटेंस so that we will get a better idea. अब देखो फिर से पढ़ता हूं वो। ओके, thus the d square minus dx square minus y square and dz square orbitals which point towards the axis ही है, along the direction of the ligand will experience more repulsion, क्योंकि उनके बीच में more repulsion, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन है और वो ligand आ रहा है एक्सिस से, एक्स एक्सिस पर लिगेंड आ रहा है और एक्स एक्सिस पर तो ऑलरेडी डी ऑर्बिटल पड़ी हुई है, तो बहुत ज्यादा रिपल्जन होगा। तो वही बोल रहे रिपल्जन एंड विल बी रेज्ड इन द एनर्जी, और रिपल्जन ज्यादा हुआ स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। तो अपर ग्रुप में कौन चला जाएगा, जिसका ज्यादा रिपल्जन हो गया वो, और लोअर ग्रुप में कौन चला जाएगा, जिसका रिपल्जन नहीं हो रहा है वो। तो वही चीज बता रहे हैं, एंड द डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ऑर्बिटल्स व्हिच आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, between the xy, between the yz, between the zx, so between the axis will be lowered in the energy relative to the average energy in the crystal, spherical crystal field. आया समझ में? पक्का? तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हमारा लिगेंड आया, हमारा लिगेंड एक्सिस पर आ रहा है, तो ये लिगेंड एक्स और जेड एक्सिस पर आ रहा है, रिपल्जन होगा, तो हायर एनर्जी पे चले गए, स्प्लिटिंग हो गई, हायर एनर्जी पे चले गए। हमारा लिगेंड से एक्स और वाई एक्सिस पे आ रहा है, रिपल्जन हुआ, हायर एक्सिस पे चले गए। लेकिन हमारा लिगेंड आ रहा है से एक्स और वाई एक्सिस पे, ऐसे अभी यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे लिगेंड आ रहा है, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पे तो हमारी ऑर्बिटल है ही नहीं। इन दिस केस ऑर्बिटल तो है एक्स और वाई के बीच में, तो यहाँ पर रिपल्जन तो होने वाला नहीं, तो यहाँ पर रिपल्जन नहीं होगा, तो वो हायर एनर्जी पे जाएगा नहीं। हाँ, बीच में से आएगा तो वो हायर एनर्जी पे जाएगा, सिंपल है, समझ में आ गया? तो वही चीज बोल रहे हैं सर। हाँ, हमें पता कैसे लगता कहाँ पर आता है? अगेन एजम्पशन, वही लिमिटेशन में है। ओके, लेकिन जनरल केस में हम क्या लेते हैं, जनरल केस में हम एक्सिस पर आ रहे हैं वही लेते हैं, जनरल केस में हम एक्सिस पर आ रहे हैं वो लेते हैं। अगेन वो भी डिपेंड है लिगेंड कौन सा है, वो भी डिपेंड है लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड।
तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो एक्सिस पर आएंगे। ये मैं बता दे रहा हूं, ये याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो कहाँ आएंगे? एक्सिस पर आएंगे, मतलब ऐसे एक्सिस पर ही आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा? हायर एनर्जी ही मिलेगी, ये 2 और ये 3 लोअर एनर्जी पे मिलेगी। लेकिन अगर वीक लिगेंड होगा, अगर लिगेंड वीक होगा तो ये 2 लोअर एनर्जी पे मिलेगी और ये 3 हायर एनर्जी पे मिलेगी। सिंपल, याद भी रह गया। ज्यादा रिपल्शन होगा तो वो जो 2 थे वो ज्यादा दूर चले जाएंगे, मतलब एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। वो 2 कौन कौन सी थी? dx² - y² और dz²। वो कब? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये 2 और ये 3, और अगर वीक लिगेंड हुआ तो ये 2 लोअर पे चली जाएगी और ये 3 हायर पे चली जाएगी। डन? ओके। अभी फिर से स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलेगा सर? स्ट्रॉन्ग होगा तो ये, वीक होगा तो ये बता दिया, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है ये कैसे पता चलेगा? तो हमें पर्टिकुलरली सीक्वेंस गिवन है, एक सीरीज गिवन है। उसमें किया क्या है अब मैं बता ही देता हूं। उसमें किया क्या है, क्योंकि हमें यही थियरी में देखना है। उसमें किया क्या है, ऐसा समझो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर लाइट गिरी। इसके ऊपर जो लाइट गिरी उसमें से उसने कितने रेडिएशन, मतलब लाइट मतलब रेडिएशन का एब्सॉर्प्शन किया, एब्सॉर्ब कर लेगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइट का क्या कर लेगा? एब्सॉर्प्शन कर लेगा, मतलब एब्सॉर्ब कर देगा। नॉट सारी की सारी, नॉट ऑल, थोड़ी एब्सॉर्ब कर देगा, थोड़ी वापस फेंक देगा। कितने अमाउंट में एब्सॉर्ब कर रहा है उसके बेस पे पूरी की पूरी सीरीज गिवन है। डन? फिर से बता रहा हूं कि ये कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, मतलब ये एक्सपेरिमेंट पास हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग। ऐसा किसने बोला? ऐसा किसी ने नहीं बोला, ये ऑब्जर्वेशन से है कि भाई इसको हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग। इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है, ये शेप देखने को मिलता है। हमने देख लिया, इसमें सपोज पेयरिंग हो रही है, वीबीटी के अकॉर्डिंगली इसमें पेयरिंग हो रही है, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग माना बोल रहे हैं, नहीं माना। इसको भी स्ट्रॉन्ग माना, इसको भी, ये सारे स्ट्रॉन्ग मान लिए, ये सारे स्ट्रॉन्ग मान लिए। उनके कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, हाँ पड़े हुए हैं। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाओ, रेडिएशन इंसिडेंट करवाओ, ये सारे के सारे सपोज 10% एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी सब कुछ फेंक दे रहे हैं। तो सब में सिमिलरिटी आई, एब्सॉर्प्शन सब में सेम जैसा ही हो रहा है। तो कितने परसेंटेज में एब्सॉर्प्शन हो रहा है उसके बेस पर ये पता किया गया। उसके बेस पे हमें मान लिया कि अगर ये सारे सेम कैटेगरी के लग रहे हैं। क्यों सेम कैटेगरी के लग रहे हैं? क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स बनाए ना हमने, वो कंपाउंड के ऊपर रेडिएशन डाला ना, तो वो सबके सब, अगर 100% रेडिएशन डाला तो 40% एब्जॉर्ब कर लिया, 60% फेंक दिया, सबके सब। अगर एक तो अलग होना चाहिए कि इसने 80 ले लिया और 20 फेंक दिया, इसने 20 ले लिया और 80 फेंक दिया, कुछ तो ऑपोजिट होना चाहिए। सबने सेम ही तरह से बिहेव किया, तो ये सबको एक ही लाइन में डाल दो, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये सब भी एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 80% एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पे 80% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, 20% ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको वीक में डाल दो, समझ में है? Yes. वैसे प्रैक्टिकल करके निकाली है ये सीरीज। डन? ओके, चलो। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया in spherical crystal. Thus, degeneracy of the d orbitals has been removed due to the ligand electron repulsions in the octahedral complex to yield the 3 orbitals of the lower energy. मतलब अब degeneracy जो थी, मतलब से सेम एनर्जी लेवल का कंसेप्ट जो था, ओके, वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। डन? क्यों? क्योंकि अब तो सेम एनर्जी लेवल पे रही नहीं। 2 थी वो हायर एनर्जी पे चली गई, 3 थी वो लोअर एनर्जी पे चली गई, सेम रही नहीं। तो अब क्या डिजेनरेसी बोले? अब डिजेनरेसी हो गई, ऑलरेडी हो गई। डन? ओके, चलो। सो वही बोल रहे हैं कि हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, चलो नेक्स्ट। तो 2 बनी ना हमारी, उसको ही डिफाइंड किया गया है क्या? लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल, 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, कौन कौन सी? T2G सेट एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी EG सेट। डन? क्या बोल रहे हैं? T2G सेट एंड EG सेट, मतलब 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का नाम है T2G और दूसरे ग्रुप का नाम है EG। ये T2G है ना, वो लोअर ग्रुप का नाम है, और EG जो है वो हायर ग्रुप का नाम है। डन? ये जो पीछे G लगा हुआ है वो जिराड के लिए लगा हुआ है।
ये जिराड मतलब क्या, ये जिराड मतलब जब एक्सिस के ऊपर अगर आ रहा है, एक्सिस के ऊपर अगर लिगेंड आ रहा है तो वो जिराड है, और एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा है, वहां आ रहा है एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में, एक्स जेड के बीच में, तो वो जिराड नहीं है। तो उसके लिए T2G ना लिख के हम लिखेंगे T2, उसके लिए EG ना लिख के हम लिखेंगे सिर्फ E। डन। ये G क्या है वो भी बता दिया। क्या? G स्टैंड्स फॉर जिराड। जिराड मतलब वो पर्टिकुलरली सिस्टमैटिक होगा इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल एटॉम एक्टिविटी। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर एक्सिस के ऊपर लिगेंड आ रहे हैं, सिंपल वे में मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, ऐसा पूछेंगे नहीं लेकिन तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ना, ओके, कि ये जिराड है, ये जिराड नहीं है। जहाँ T2G लिखना चाहिए वहां सिर्फ तुमने T2 लिख दिया, तो उसको इतना डिटेल में पता होगा, इसने G नहीं ले, कई बुक में सब में ही G ठोक देते हैं लेकिन ये डिफरेंस है दोनों में, सब में G ऐसे नहीं लगा सकते। तो G कहाँ लगा सकते हैं? जब तुम्हारा लिगेंड एक्सिस पर आ रहा हो तो T2G एंड EG, और एक्सिस पे ना आ रहा हो तो सिंपली T2 और EG। डन। ओके, चलो दो सेट बन गए। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स in a definite geometry is termed as crystal field splitting and the energy separation is denoted by delta O. डन। ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं ना, तो डेल्टा O। डन। तो ये जो एनर्जी की स्प्लिटिंग हो गई, डी ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी लेवल पर थी, ओके, वो डीजनरेट हो गई। डीजनरेट हो गई मतलब सेम एनर्जी पर रही नहीं, एक हायर एनर्जी पर चली गई और एक लोअर एनर्जी पर चली गई, मतलब उनके बीच में गैप आ गया। पहले ये सेम एनर्जी लेवल पे थी कि ये एनर्जी लेवल पे है, लेकिन उनके बीच में अब गैप आ गया, ये लोअर पे चली गई, ये हायर पे चली गई। अभी गैप भी दो तरीके से आ सकता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्या? ये छोटा गैप है और ये बड़ा गैप है। ये बड़ा गैप कब आएगा? वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लिया तुमने और वीक लिगेंड लिया, उसके बेस पे पता चलेगा। तो देखते हैं अभी हम। तो यहां तक का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ में आ गया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग हुआ उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग हुआ क्यों? ये स्प्लिटिंग हुआ क्योंकि तुम्हारा लिगेंड आ रहा था पर्टिकुलरली सेंट्रल एटॉम के पास, वो भी एक्सिस पर टुवर्ड्स द लिगेंड। दैट्स व्हाई रिपल्जन हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन हो गया तो जो डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट हो गई। डन। ओके, चलो तो नाउ हम समझते हैं ये हमारा ग्राफ। मान लो कि ये है हमारी एनर्जी लेवल। डन। ये है हमारी, ये क्यों ऐसे दिख रहा है? ऐसा ही है क्या? थोड़ा ये सब तो सही दिख रहा है, यहाँ ब्लर है। अच्छा चलो सो ये ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले ये मेटल डी ऑर्बिटल्स की, ये तुम्हें लिखना है ऐसे। ये यहाँ पे क्या लेना है हमने? एनर्जी। डन। ओके, ये लोएस्ट एनर्जी है ऐसे 0 और ये हाईएस्ट। अच्छा, मेटल डी ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर है। ये पांचों के पांचों देखो, 5 लाइन है, पांचों के पांचों साथ में है, मतलब यहाँ पर अभी कुछ भी हुआ नहीं है। सिंपल जो होती है वैसे 5 एक साथ है, जैसे 3p एक साथ होती है वैसे 5d एक साथ है, सेम एनर्जी लेवल पर। डन। वो है। अच्छा, अब ये देखो, ये यहां से यहां चली गई, मतलब कि ये उसकी सेंट्रल, ये यहाँ पर हमने उसके मान ली कि ये उसकी एनर्जी है और ये इसकी एनर्जी है, ये तो ये एनर्जी बढ़ गई। ये एनर्जी क्यों बढ़ गई भाई? ये एनर्जी बढ़ गई क्योंकि सेंट्रल एटॉम के पास हम क्या ले जा रहे हैं? लिगेंड ले जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। ये उसकी एनर्जी बढ़ गई। अभी भी एनर्जी बढ़ने से वो लोग स्प्लिटिंग हुए नहीं, अभी तो सिर्फ एनर्जी बढ़ी। डन। अच्छा, एनर्जी बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। ओके, मैक्सिमम तक आ जाएगी। अच्छा, फिर देखो, इसको शो करने के लिए हमने मिडल में, जैसे मैंने यहाँ से मिडल में खींच लिया, वैसे ही यहाँ पर मिडल में से एक लाइन खींच दी गई है। ओके, वो उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। नाम है क्या? बैरी सेंटर। मतलब पर्टिकुलरली ये 5 ऑर्बिटल्स जो एनर्जी लेवल पर होगी वो तो 0 है, 0 है मतलब अभी तो ये फिक्स्ड हो गई, स्प्लिटिंग तो अभी हुआ नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं कि यही 0 है ऐसे, क्योंकि अभी स्प्लिटिंग नहीं हुआ ना। अभी 0 से ऊपर जाएगी तो वो हायर पे चली गई, 0 से नीचे जाएगी तो वो लोअर पे चली गई। तो ये 0 को ही सेंटर, किसी को रेफरेंस तो लेना पड़ेगा, तो यही 0 मान लिया हमने, जिसको हमने बैरी सेंटर बोला। डन। अच्छा, अब क्या हो रहा है? यहां से यहां कैसे आई? जब सेंट्रल एटॉम और लिगेंड नजदीक आए
तब ये हायर एनर्जी पे आई। अब ये स्प्लिटिंग कब होगा, एकदम नजदीक आ गए आ गए आ गए आ गए, अब इससे ज्यादा नजदीक जा सकते नहीं है, स्प्लिटिंग हो जाएगा। डन, ये स्प्लिटिंग हो गया। तो ये कैसे स्प्लिटिंग हुआ, तो देखो यहां पर स्प्लिटिंग में लिखा हुआ है dx² माइनस वाई स्क्वायर, ये दिखाई नहीं दे रहा है, dx² माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरी कौन सी है dz²। क्यों ये लोग ही हायर एनर्जी पे गए, क्योंकि हम जो लिगेंड लाए हैं वो स्ट्रॉन्ग है। डन, ओके, तो वो आ रहा है एक्सिस पर, वो हमारा लिगेंड आ रहा है एक्सिस पर, और एक्सिस पर हमारी ऑलरेडी ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है तो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड आ रहा है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ही रिपल्शन हो रहा है, ये लोग हायर एनर्जी पे चले गए। तो 2 हमारी चली गई हायर एनर्जी लेवल पे और 3 हमारी चली गई लोअर एनर्जी लेवल पे। ये जो लोअर एनर्जी लेवल पे है उसको मैंने बोल दिया T2G, और जो हायर एनर्जी लेवल पे है उसको मैंने बोल दिया EG। डन, सिंपल है। नाउ इसको डिफाइंड भी किया गया है, ऑक्टाहेड्रल का O और ये डेल्टा है। डेल्टा मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल, डिफरेंस है, ये डिफरेंस बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। नाउ ये कितना है, से 3/5, 3/5 मतलब कितना होगा, से 0.6, तो इसको हम लिखेंगे 0.6। डन, और ये है 2/5 मतलब से 0.4। डन, लेकिन नेगेटिव में, तो वो कितना होगा, -0.4। डन, अब देखो ये कितनी है, 2 है, तो 2 × 0.6, एक का डिफरेंस इतना है, तो 2 × 0.6 तो वो कितना हो जाएगा, 1.2। डन, और ये 3 है, तो 3 × दिस, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस करोगे वापस तुम बैरी सेंटर पे आ गए। समझ में, ये 1.2, ये -1.2 हो गया ना बैलेंस। तो ऐसे वो अप एंड डाउन चले गए। अंडरस्टूड, ओके। तो ये ऐसे याद रखना, ये 3/5 2/5 नहीं, ऐसे याद रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा टोटल जितना ऊपर था उतना ही नीचे होना चाहिए, बैरी सेंटर पे रीच होना चाहिए। तो देखो 3/5 0.6 होता है, 2/5 0.4 होता है, लेकिन वो माइनस में है। अभी वैसे 3 है तो 0.4 × 3, ये कहां से आया, × 3 करके, और ये कहां से आया, × 2 करके। क्यों 3 ही किया, क्योंकि 3 है dxy dyz dzx, और यहाँ पर क्यों 2 किया, क्योंकि यही 2 है इसलिए। डन, ओके, चलो, तो यही है, बस ये तुम दिखा दोगे, खत्म, तुम्हें आ गया, तुम्हारे मार्क्स भी मिल गए। लेकिन अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करना, जैसे ये सब चीजें तुम ना बताओ तो चलेगा। मेन तुम्हारा ये एनर्जी लेवल, फिर वहां से हायर पे गए वो एनर्जी लेवल, फिर वहां से स्प्लिटिंग हुई, वो ये नंबरिंग किया, डेल्टा डिफरेंस दिखाया, वो एनर्जी, दैट्स इट। इतना थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डन, ओके, तो मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। Thus the energy of the 2 Eg orbitals will increase by 3/5 delta O, and that of the 3 T2G will decrease by 2/5 delta O. Simple? Yes. Okay. The crystal field splitting delta O depends upon the field produced by the ligand. ये delta O difference किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिगेंड के ऊपर, क्योंकि लिगेंड तुम चेंज कर दोगे। सेंट्रल एटम सपोज कोबाल्ट के साथ एमोनिया और कोबाल्ट के साथ Cn है, तो तुमने चेंज किया ना लिगेंड, वो तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही है। ओके, तो डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड। ये फील्ड कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मतलब क्या, मतलब ये कि ये एक्सिस पर आ रहा है या 2 एक्सिस के बीच में आ रहा है, सिंपल, वही फील्ड प्रोड्यूस करना होता है। सो एंड चार्ज ऑन दी मेटल आयन, हाँ तो मेटल आयन के ऊपर, वो तो पहले ही हमने ले लिया, मेटल आयन के ऊपर फुल चार्ज है ऐसा मान लो। ओके, सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड इन विच case the splitting will be large, whereas others produce weak fields। ऐसे डिफरेंस हुआ, बस इतना ही हुआ, तो एक में ऐसे इतना बड़ा सा डिफरेंस। ओके, large and weak and consequently results in the small splitting d orbitals। तो डिफरेंस स्मॉल होगा तो एनर्जी लेवल, मतलब वो वीक लिगेंड है तो वो डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, वीक, मतलब डिफरेंस भी कम होगा, और स्ट्रॉन्ग है तो डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो क्या फर्क पड़ता है सर, एक में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस, एक में बढ़ नहीं, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है अभी हम देखते हैं। देखो यहां तक का समझ में आ गया। ओके, नाउ आगे डिस्कस करते हैं। इन जनरल लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरीज। हाँ, अभी हमने जैसे बताया ना, एक सीरीज देखेंगे, ये रही वो सीरीज। ओके, ये रही वो सीरीज कि फिर तुम्हें बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। ये वीक है और ये सब आगे आगे जाते जाओ तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेंगे, गैप बड़ा कर देंगे स्प्लिटिंग का, और ये लोग होंगे तो गैप छोटा कर देंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखते हैं कि छोटे बड़े, सर सेम ही तो है, गैप बड़ा करेगा गैप कम करेगा, नहीं सेम नहीं है, उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी।
छोटे बड़े से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो अभी हम देखते हैं। सच अ सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ओके, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज। ये कहां से लाए? फिर से अभी तो हमने बताया सारे कंपाउंड बनाए, कंपाउंड बना के सबके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करवाया, सबने सेम एब्जॉर्प्शन किया और सेम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किया। डन। तो ये सबने सेम किया, उसको एक ग्रुप में डाल दो। ओके, और फिर सबको ऐसे एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ओके, अच्छा, so with the different ligands, let us assign the electrons in the d orbitals of metal ion in the octahedral coordination entity. Obviously the single d electron occupies one of the lower energy t2g orbital. Yes, अभी बताता हूँ, ये सब पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। In d2 and d3 coordination entities, the d electron orbital t2g orbital singly in accordance with the Hund's rule. Hund's rule क्या बोल रहा है कि भाई जब तक सारी की सारी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आए उससे पहले तुम दो दो मत भर देना। वही हुंड रूल्स बोल रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली सब में एक एक भरते जाओ। अच्छा, तो फॉर द D4 आयंस टू पॉसिबल, देखो D1 2 3 के बारे में बता दिया, अब D4 पे आए, वो बता दिया अभी में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी D4 आयंस होगा तो क्या होगा? टू पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एराइज। तो D4 के लिए दो पैटर्न्स एराइज हो जाएगी। क्यों दो पैटर्न एराइज हो जाएगी? चलो बता ही देता हूं, नहीं तो फिर सारा ज्यादा वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सब। 1 2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 के लिए क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं? इसी को मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं। 1 2 और 3, ये 3 ये है। देन अभी मेरा D1 है, D1 है तो सबसे पहले आउट बाउफ रूल, सबसे लोअर एनर्जी में जाएगा। तो लोअर एनर्जी ये और ये हायर एनर्जी पे है, T2G लोअर पे है, तो गया यहाँ पे सबसे लोअर में एक चला गया। नहीं, मेरा तो D2 है, हाँ तो D2 है तो 2 डाल दो, ये गया। अगेन अकॉर्डिंग टू, अब देखो यहाँ मत डाल देना। ओके, क्यों? क्योंकि हुंड रूल्स, सब में पहले एक एक डालो। ओके, देन D3 भी है, हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ डाल दो। तो ये हो गया 3 का, वही बोल रहे थे। डन। लेकिन 4 के लिए 2 टाइप है। क्यों 4 के लिए 2 टाइप है? 4 के लिए 2 टाइप इसलिए है, इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखा दिया। तो 4 के लिए 2 टाइप क्यों है? अगर मैं यहाँ पर फोर्थ D4 वाला डालूं तो अब तो ये फुल हो गई। हुंड रूल के अकॉर्डिंगली सब में एक एक आ गया। पॉली तो बोल रहा है कि 2 ही भरने हैं, तो 2 ही भरेंगे, कोई बात नहीं। अफबाव बोल रहा है कि लोअर एनर्जी में डालो, अफबाव पॉली हुंड जो 11th में हमने देखा था। तो यहाँ पे अभी फोर्थ कहाँ डालूं? फोर्थ के लिए 2 ऑप्शन है। फोर्थ में डाल सकता हूं फिर से यहाँ पर, या तो फिर फोर्थ को मैं डाल सकता हूं यहाँ पर भी। 2 ऑप्शन हो गए ना। तो अभी सब कब यहाँ पर और कब यहाँ पर? सिंपल है क्या? ये डेल्टा ओ डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और बहुत ज्यादा बड़ा है ना, ये भाई साहब वहां जा ही नहीं सकते। डन। तो नहीं जा सकते तो यहाँ घुस जाएंगे। ओके, और ये डेल्टा ओ का डिफरेंस छोटा सा है, तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर? लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। यस, क्योंकि छोटा सा कब होगा? वीक लिगेंड पे, और बड़ा सा कब होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम तो वही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा वो एक्सिस पे आएगा, एक्सिस पे आएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। डन। ओके, तो वो वहां आ गया। तो ये कैसे ऊपर नीचे जाएगा समझ में आ गया। अगर वीक है तो मतलब गैप कम है, गैप कम है तो फिर क्या? ऊपर चला जाएगा। और गैप बहुत ज्यादा है, ऐसा समझो कि तुम्हें आम खाना है, तो एक अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आम के पेड़ है। ओके, तो अभी तो मतलब ऐसे 1 फ्लोर जितना हाइट हो उतने में 1 फ्लोर 2 फ्लोर जितने हाइट पे आम लग जाते हैं, और इजीली तुम ऐसे इधर उधर चढ़ के जंप करके तुमने कहीं से भी कुछ भी करके आम ले ली। पहले के जो पेड़ होते थे एकदम हाइट वाले, वो एकदम दूर है। अभी तुम ऐसे जंप करने जाओगे, कहीं से भी जंप करो, कितने भी पत्थर मारो, वो इतना ऊपर है। ओके, क्यों? तो उतनी हाइट बहुत ज्यादा है। होगा क्या? ये ऐसा नहीं है कि ये भाई सब ट्राई नहीं करेंगे ये इलेक्ट्रॉन जाने की ट्राई तो यही करेगा, लेकिन सपोज ऐसा समझो यहाँ तक गया, गिर गया और फिर यहाँ घुस गया, जाने की ट्राई तो करेगा, लेकिन ये गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से नहीं जा पाया, यहाँ फिर से गिर के यहाँ घुस गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो वैसे भी तुम याद रख सकते हो। अच्छा चलो,
हाँ, तो अभी दो केस जो देखने वाले हैं वो, ओके। फर्स्ट केस D4 2 possible, the fourth electron could either enter the T2G level मतलब लोअर लेवल एंड पेयर विथ एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब अब तो पेयर हो गई क्योंकि एक एक तो वहां ऑलरेडी है, और जैसे ही एक नया D4 वाला जो फोर्थ वाला जाएगा वो तो पेयर कर देगा अब, ओके। तो वो पेयरिंग कर देगा एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग हाँ नहीं क्या बोल रहे हैं, हाँ, पेयर विद द एग्जिस्ट, मैं दूसरी लाइन में चला गया, पेयर विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, लाओ मार्कर ले लेने दो नहीं तो ऐसे गलती हो जाएगी। हाँ, तो क्या हुआ, 3 तो चले गए थे, यहां पर हम करते हैं ये 1 2 3, ये 1 2, यहां पर 1 2 3 ऐसे हो गए। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या, एक तो यहां हो जाएगा, यहां हो गया तो पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया ना, ये पेयर हो गए, दो हो गए, तो वही बोल रहे हैं विद एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ द पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी की प्राइस पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पेयर करना है तो एनर्जी वी हैव टू गिव, ओके। सो उसको बाहर से देनी पड़ेगी, अगर पेयरिंग करनी है तो बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। क्यों देनी पड़ेगी एनर्जी? ये भी इलेक्ट्रॉन, वो भी रिपल करेगा, समझ में है? ये डिटेल्ड में समझने जैसा है, ये तो वर्ड सेंटेंस लिख के चले गए, समझना है। पेयरिंग एनर्जी, भाई नई एनर्जी क्यों चाहिए अभी तुम्हें? नई एनर्जी इसलिए चाहिए कि तुम पेयर करने वाले, पेयर करने वाले तो क्या है, अरे वो इलेक्ट्रॉन है, तुम भी इलेक्ट्रॉन हो, तुम तो एक दूसरे को रिपल करोगे, तो तुम दोनों को एक साथ में रखने के लिए कोई पावरफुल पेरेंट्स तो चाहिए ना, वो पेरेंट्स, वो एनर्जी ही क्या है, ऐसे दोनों को साथ रखेगी, अदरवाइज दोनों भाई बहन झगड़ते रहते। अंडरस्टूड, ओके। तो वही है, तो पेयरिंग एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो कोई भी चाहेगा कि पेयरिंग एनर्जी ना देनी पड़े तो वो भाई साहब ऊपर ही जाने का ट्राई करेंगे, ओके। बाय ऑक्यूपाइंग द ईजी लेवल, मतलब ये कहां जाने का ट्राई करेगा, यहाँ। तो अगर वहां चला गया तो देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड है, ओके। हाँ, विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ऑकर्स, अगेन लिगेंड के ऊपर, डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो तो है ही, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके ऊपर होगी, लिगेंड के ऊपर, ओके। तो यहां पर फिर लास्ट में लिगेंड पे ही आने वाला है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर, मतलब डेल्टा ओ अगर कम है तो ऐसा हो जाएगा, सेकंड केस। और अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो ये भाई साहब ऊपर ना जाके, हाँ तू एनर्जी चाहिए तो ले ले लेकिन मुझे यहाँ बैठने दे, यहाँ चला जाएगा, डन, ओके। सो वही चीज बता रहे हैं, डेल्टा ओ एंड द पेयरिंग एनर्जी एंड पी, हाँ वही चीज, हाँ दैट्स इट, ओके, वही लिखा हुआ है। 2 ऑप्शंस आर, तो देखो 2 ऑप्शंस है, एक तो पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ के, क्या पेयरिंग एनर्जी में तुम पढ़ो ना तो भी तुम्हें याद रह गया ना, मैंने तुम्हें सिंपली बता दिया, ये पढ़ेंगे हम, लेकिन मैंने कंसेप्ट वाइज तुम्हें बता दिया, क्या अगर तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा नहीं और वो नीचे चला जाएगा और पेयर कर देगा, डन। अच्छा, अगर तुम्हारा डिफरेंस कम है तो वो पेयरिंग एनर्जी पे करेगा नहीं और वो ऊपर चला जाएगा इजी में, सिंपल। पेयरिंग एनर्जी को देखो ही मत ना, उसके लिए फिर वापस नया याद रखना पड़ेगा तुम्हें, पेयरिंग एनर्जी पॉजिटिव, पेयरिंग एनर्जी नेगेटिव, मैंने तुम्हें डेल्टा से ही बता दिया, ओके। अच्छा चलो, लेकिन जो बुक में क्यों है वो तो पढ़ ले। इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द ईजी ऑर्बिटल, मतलब डेल्टा ओ लेस देन, मतलब डेल्टा ओ छोटा है यार, पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा ओ क्या है, छोटा है मतलब छोटा डिफरेंस है तो वो ऊपर चला जाएगा ना। ऑर्बिटल्स गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 3 यहां पर, डिफरेंस छोटा, चौथा ऊपर चला गया, तो T2G में 3 गए और EG में 1 गया, तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG1। लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा O less than P are known as weak field ligands and form high spin complex, दोनों को समझते हैं। ये केस में वीक फील्ड लिगेंड्स बोल रहे हैं, क्यों वीक फील्ड बोल रहे हैं, अरे वीक फील्ड ही लिगेंड्स होंगे ना, क्योंकि वीक लिगेंड्स है तो वो आएंगे, लेकिन वो कहां से आ रहे हैं, वो एक्सिस से आ रहे हैं नहीं है, वो साइड से आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं तो ज्यादा रिपल्शन होगा नहीं, और ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगा, ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगा तो उनके बीच का डिफरेंस कम है, उनके बीच का डिफरेंस कम है तो वो फोर्थ वाला लिगेंड पेयरिंग करने की बजाय ऊपर चला जाएगा, ओके डन। अच्छा, तो वीक के लिए ऐसा है। दूसरा केस, फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन हाई हो गई, क्यों स्पिन हाई हो जाएगी, ये 1 2 3 अकेले थे, ये फोर्थ भी अकेला, तो हाफ कर दोगे तो 2 हो गए,
टोटल कितने हो गए? हाफ 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 हाफ, तो टोटल 2 हो गए। लेकिन ये यहाँ पेयर कर देता तो ये तो पेयर हो गए, तो प्लस माइनस तो कैंसिल, तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा। ये 2 का सिर्फ 1 हो जाएगा अगर नीचे रहेगा तो, वो सेकंड केस में देखेंगे। डन? ओके, सो इफ डेल्टा or greater it becomes more energetically favorable for the fourth electron to occupy a T2G orbital with configuration T2G EG। तो T2G में अब 4 हो गए ऐसा केस, और EG ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा, ligands which produce this effect are known as strong field ligands form low spin complex। देखो ना यहाँ पेयर कर दी तो ये 2 का तो एक ही बचेगा फिर, लेकिन तुमने पेयर बनाई नहीं तो 1 2 3 4 हाफ 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 हाफ, टोटल हो गए 2। यहाँ पे पेयरिंग कर दी 4 की तो क्या हो गया? ये तो प्लस माइनस हाफ कैंसिल, तो ये प्लस हाफ तो कितने हो गया? +1, तो लो स्पिन हुआ। सिंपल है। ओके, हाँ, सो आगे कैलकुलेशन शोज दैट D4 to D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कौन सी? D4 से D7 डन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो अब हम पढ़ रहे थे कि भाई क्रोमियम है, तो क्रोमियम के लिए हमने D4 निकाली थी, लेकिन कौन सा क्रोमियम D4? हमने निकाला था क्रोमियम +2 D4 मिलता है। ओके, हाँ चलो, सो कैलकुलेशन शो दैट D4 to D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर मोर स्टेबल स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू द वील्ड फ्री केस। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है क्या, कि अगर D4 to D7 वाला लिया, मतलब यहाँ पर तुम लिगेंड तो डाल ही रहे हो, वो तो स्ट्रॉन्ग और वीक उसका मैटर तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर तुमने D4 और D7 वाला लिया तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो ऑब्वियस है ना, यहाँ पर तुमने M+2 लिया और यहाँ पर तुम M+6 ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। सबसे पहले ऐसा समझो तुम क्रोमियम +2 ले रहे हो, क्रोमियम +2 और वहां से आ रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्प्लिटिंग हो गया। अब वही के स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही आ रहा है, लेकिन क्रोमियम +2 के बदले मैंने ले लिया क्रोमियम +6। ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा नजदीक आएंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। वही तो बोल रहे हैं। डन? ओके, तो कैलकुलेशन शोज दैट D4 to D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर मोर स्टेबल। कौन से सेंस में स्टेबल? कौन से सेंस में? मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएंगे वो। ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू दी वीक फील्ड केसेस। डन? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके। अदरवाइज ये थियरी बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब थोड़ा समझ में ना आए, क्या T2G EG समझ में आ गया ना, बाकी सारी बातें नहीं कर रहे। ओके, लेट हो जाएगा, यहां तक का समझ में आ गया। ओके, तो ये देख ही ले। वैसे एक्चुअली मुझे भी लेट हो रहा है, बट देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही है। हाँ, तो अब हम उल्टा देख रहे हैं। ओके, रिवर्स केस, सिंपल वैसा ही सेम, लेकिन रिवर्स केस। क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी हम ऑक्टाहेड्रल समझ रहे थे, लेकिन अब टेट्राहेड्रल, तो मतलब 6 लिगेंड नहीं चाहिए, 4 लिगेंड। ओके, चलो उसका देखते हैं। सेम वैसा ही करना है, लेकिन रिवर्स हो जाएगा। इन द टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन ऑफ द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग यहां पर गिवन है, इज इन्वर्टेड, उल्टी हो गई, and is smaller as compared to the octahedral field splitting। मतलब ये जो splitting है वो क्या हो गई? smaller हो गई। okay, for the same metal same है, the same ligands भी same है, metal भी same, ligand भी same, and metal ligand distances, it can be shown that delta T 4/9 delta O। मतलब देखो ये octahedral का O था और T का टेट्राहेड्रल का T, तो ये देखो इसको ऐसे ले जाए तो क्या होगा? 9 डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा हो जाएगा। मतलब डिफरेंस, टेट्राहेड्रल के डिफरेंस को 9 टाइम्स करोगे तुम, 9 टाइम्स, तब जाके वो 4 टाइम्स डिफरेंस के इक्वल होगा। तो मतलब ये छोटा है, ये क्या है? छोटा है। टेट्राहेड्रल में ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो कम हो रहा है। समझ में आ गया? ओके। Consequently, the orbital splitting energies are not sufficiently large। मतलब ये जो ऑर्बिट छोटा हो रहा है तो sufficiently large नहीं है, वही बोल रहा है। Okay, sufficiently large for forcing pairing and their pairing नहीं होगी। छोटा है तो क्या वो ऊपर ही चला जाएगा। Done? Okay, and therefore
लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व। तो लो स्पिन तो हो गई ना, अभी हमने समझा, क्या समझा हमने ये समझा कि यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 2 थी, अगर यहाँ 1 1 1 है और यहाँ पर ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस कम है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो यहाँ हो गया, तो ये तो क्या हुई प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 2 हो गई। लेकिन अगर बड़ा डिफरेंस हुआ तो क्या होगा, तो ये चौथा यहाँ ना जाके यहाँ चला गया, तो ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल, तो प्लस हाफ मतलब 1 ही रहा। ये लो स्पिन, लेकिन लो स्पिन कब हुआ, जब डिफरेंस तुम्हारा बहुत ज्यादा था तब। तो वो तो ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा था ना 2 केस, लेकिन टेट्राहेड्रल में तो बोल रहे हैं कि डिफरेंस बहुत कम मिल रहा है, डेल्टा टी को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब जाके जो डेल्टा ओ का डिफरेंस होगा उसका 4 टाइम्स मिलने वाला है। मतलब इन शॉर्ट बड़ा कौन सा है, डेल्टा ओ। मतलब ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंस क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। सर लेकिन ये क्यों हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंस ज्यादा क्यों हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन होगा। टेट्राहेड्रल में डिफरेंस कम आ रहा है यहां से देख के, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा। सिंपल रीजन क्या, लिगेंड्स ही देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए, बढ़ा दिए ना। वहां पर सपोज तुम्हारा कोबाल्ट है और व्हाटएवर Fe है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम है तुम्हारा 24, ये 24 के सामने मतलब से D4 ले रहे हो, वो D4 के सामने तुम लिगेंड ला रहे थे पहले, अब क्या ला रहे हो, 4 लिगेंड ला रहे हो, पहले 6 लिगेंड ला रहे हो। तो 6 लिगेंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंपेयर में 4 लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कम होंगे। ऑब्वियस है, लिगेंड कम हुए तो इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, तो लिगेंड कम हुए इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो अट्रैक्शन भी कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो स्प्लिटिंग भी कम होगा। डन। और स्प्लिटिंग कम हुआ तो डिफरेंस भी कम होगा, और डिफरेंस कम हुआ तो पेयरिंग भी कम होगा, वो लोग ऊपर ही चले जाएंगे। और अगर पेयरिंग कम हुआ, सब लोग ऐसे अलग अलग चले गए, तो वो हाई स्पिन मिलेगा। पेयरिंग की वजह से नलीफाई होकर लो स्पिन मिल रहा था, सब कुछ सीक्वेंस में कनेक्टेड है, समझ में आ गया। तो वही चीज बता रहे हैं, लो स्पिन क्यों आया, समझ में आ गया ना। ओके, द जी सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विच हैव द सेंट्रल सिमेट्री। वो जो मैंने गिराड का बताया वो सेंट्रल सिमेट्री होगा, वो मतलब सेंटर एक्स, मतलब जो एक्सिस है उस पर लिगेंड आ रहा है तब, मतलब यहां पर लिगेंड एक्सिस पर नहीं आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस पर आ रहा था, और टेट्राहेड्रल में मतलब 4 लिगेंड हो, टेट्राहेड्रल कोई भी हो, 4 लिगेंड हो तो वो एक्सिस पर आ रहा नहीं, मतलब नहीं कोई भी नहीं, सॉरी मैं गलती से बोल दिया, टेट्राहेड्रल में एक्सिस पर नहीं आ रहा है, टेट्राहेड्रल में एक्सिस पर नहीं आ रहा है। स्क्वायर प्लेनर में आ सकता है, स्क्वायर प्लेनर में एक्सिस पर आ सकता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में, हाँ स्क्वायर प्लेनर में सपोज तुमने ये एक एक्सिस ली, ये एक एक्सिस ली, ये तो स्क्वायर प्लेनर ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना होता था, 90 का एंगल होता था। तो 90 का एंगल है तो यहाँ पर और ऑब्वियसली यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, और लिगेंड आएंगे तो एक्सिस पर ही आएंगे, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं, क्यों टेट्राहेड्रल में नहीं, टेट्राहेड्रल में ऐसा बनता था, याद हो तो ऐसे, ओके मतलब इतना खराब इतना तो नहीं, लेकिन से एक ऐसे लाइक दिस, ओके। और याद करो टेट्राहेड्रल में एंगल हमारा बनता था 109.28, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, याद आया। तो ये डिग्री 90 डिग्री तो नहीं है, ये 90 तो नहीं है, और 90 नहीं है मतलब वो जो आ रहा है वो एक्सिस पर नहीं आ रहा है, एक्सिस पर नहीं आ रहा है, लिगेंड एक्सिस पर नहीं आ रहा है, मतलब क्या, मतलब वो ज्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा मतलब स्प्लिटिंग भी ज्यादा नहीं होगा, और स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा तो डिफरेंस भी क्या होगा, कम ही होगा। तो वही केस आ गया, समझ में आया। ओके, तो वही चीज बताई है सेंट्रल सिमेट्री के ऊपर। सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैक ऑफ सिमेट्री, जी सबस्क्रिप्ट्स इज नॉट यूज्ड विद द एनर्जी लेवल्स। तो वो गिराड का मैंने बताया ना, ओके। तो जी सबस्क्रिप्ट यहां पर यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल में वो एक्सिस पर आ ही नहीं रहे, वेरेज ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, स्क्वायर प्लेनर में आते हैं। डन, ओके। तो यहां पर जी यूज नहीं होगा, और इसके लिए भी अगर तुम्हें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़े, ये स्प्लिटिंग ड्रॉ करनी पड़े, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, तो याद रखना इसमें उल्टा हो जा रहा है, ओके। तो कैसे याद रखोगे वो भी एक बार बता देता हूं। सेम जैसे पहला ड्रॉ किया था वैसे यहां पर मैंने 5 डी ऑर्बिटल हमारी ड्रॉ कर दी है जो सेम एनर्जी लेवल पे। अब ये लोग नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, सबकी एनर्जी बढ़ेगी, एक की नहीं सबकी एनर्जी बढ़ेगी। तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, सारे के सारे चले गए हायर एनर्जी लेवल पे।
डन। अब ज्यादा नजदीक आ गए, अब होने वाली है स्प्लिटिंग रिपल्जन की वजह से, तो स्प्लिटिंग होने वाली है। अब स्प्लिटिंग वो कहां से आए उसके ऊपर है, वो एक्सिस पर आए, एक्सिस पर नहीं आए, एक्सिस के बीच में से आए। ओके, एक्सिस के बीच में से आए, मतलब कि हमारे ऐसा समझो ऑर्बिटल्स है एक्सिस के बीच में, और वो लोग आए सपोज एक्सिस पर, तो रिपल्जन कम होगा। एक एक्सिस के बीच में है और दूसरा एक्सिस पर है तो रिपल्जन कम होगा। एक एक्सिस पर है और दूसरा आ रहा है वो भी एक्सिस पर आ रहा है तो रिपल्जन ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर वैसा केस हो रहा है, वैसा केस हो रहा है तो क्या होगा, वो लोग बीच में घुसेंगे तो डी एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 1 2 3 ऊपर और 1 2 नीचे। डन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फीलिंग वैसे ही होगी, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, फिर डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है तो ऊपर, अभी भी डिफरेंस कम है और ऊपर लाइक दैट। डन। ओके, तो वैसे ही समझ में आ गया? पक्का? लेकिन याद रखना पहले वाले केस में नीचे T2G था और ऊपर था EG, अभी उल्टा हो गया है तो T2 ऊपर है, T2 ऊपर है और EG नीचे है, और G नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं है, दे आर कहां गया, असिमेट्री। ओके, टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं है, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं है, असिमेट्री वर्ड कहीं तो यूज किया था यार। ओके, व्हाटएवर, असिमेट्री है मतलब लैक ऑफ सिमेट्री है। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक्सिस पे आ रहे नहीं है। डन। तो उसकी वजह से हम G लिखेंगे नहीं, सिंपल। तो ये था हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके पहले हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए समझा, अगर तुम्हें स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछे तो ऑक्टाहेड्रल वाला ही बता देना, स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछे तो भी ऑक्टाहेड्रल वाला ही ड्रॉ करना है, और टेट्राहेड्रल के लिए पूछे तो ये। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर प्लेनर है उसमें 90 डिग्री बनता है, मतलब रिपल्जन ज्यादा होगा तो ये गैप ज्यादा होगा, सिंपल। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थियरी। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट नहीं? वी आई हैव ट्राइड कि बहुत ज्यादा बेसिक से सब कुछ समझ में आ जाए। आ गया? सबसे बेसिक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे पता होने चाहिए, कैसे हम डालेंगे, वो तो कल भी हमने वीबीटी में भी डिस्कस किया ही था। और फिर यहाँ पर तो कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन कैसे जाना है, कब जाएगा, सिंपल समझे हम सब कुछ। ये सब कब हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल एटम है, लिगेंड है। लिगेंड दो टाइप के हो सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिए नजदीक आ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, तो रिपल्जन होने लगा उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। किनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? भाई इसका डी ऑर्बिटल और इसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। डन। तो अब रिपल्जन होगा, रिपल्जन हुआ तो ये स्प्लिटिंग हो गया, किसका? डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो गया। डन। अब ये स्प्लिटिंग ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज्यादा कब होगा? अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा होगा। कम कब होगा? जब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कम होगा। ये ज्यादा और कब कम हो सकता है? अगर मेटल तुमने से सपोज Ti ले लिया तो वहां पे कम इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम ले लिया तो Ti से तो क्रोमियम में ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। फिर लिगेंड के केस में भी वैसे, तुमने यहाँ पर ले लिया कौन सा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन तुमने यहाँ पर ले लिया वीक लिगेंड तो वहां पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे। डन। ओके, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा रिपल्जन, ज्यादा स्प्लिटिंग, डिफरेंस ज्यादा। और अगर कम हुआ तो डिफरेंस भी कम। और अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ तो पेयरिंग हो जाएगा नीचे, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, पेयर्ड एनर्जी से डिफरेंस ज्यादा है। और अगर कम डिफरेंस हुआ तो पेयर्ड एनर्जी कम है तो वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया मतलब हाई स्पिन, और नीचे पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन। सिंपल, सब कुछ समझ में आ गया? श्योर ना? तो इतना रखते हैं आज।